Hello friends, how are you? Welcome to my channel AKS Study. This is last class of UPTET exam and final practice set. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के प्रैक्टिस सेट को। ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है क्योंकि सुबह हमारा पेपर है, एक बार इसको जरूर देख लेंगे। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो हमारे लगभग प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन है वो लगभग पेपर में आने वाले ही हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा तेजी से करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का क्षेत्र है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, ये सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही क्रम है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। या बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा सही होगा? तो इसमें जो हमारा होगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा, स्किनर द्वारा, कर्ट-लेविन द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है थॉर्नडाइक द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, बाल अपराधी। तो वो क्या कहलाता है? बालक जो कानूनों नियमों का उल्लंघन कर रहा है वो कहलाता है बाल अपराधी बालक। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, प्रबोधवादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, प्रभावशाली भूमिका में। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसको करना चाहिए प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। तो व्यक्तिगत समायोजन, व्यवहार परिवर्तन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? व्यवहार परिवर्तन। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है? कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। तो सबसे अधिक संभावित क्या होता है? सबसे अधिक संभावित है शिक्षक छात्र वार्ता। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया, एक कौशल, एक कला, यह विकल्प 2 और 3 दोनों। तो इसमें क्या है हमारा? तो शिक्षण क्या है? शिक्षण है हमारा यानी शिक्षण है विकल्प 2 और 3, यानी कि एक कौशल भी है और एक कला भी है, ये दोनों हैं। अगला प्रश्न है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? मैस्लो ने, थॉर्नडाइक ने, कॉफका ने, गिलफोर्ड ने। ये कॉफका है। तो मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम यानी मांग का सिद्धांत ये दिया था अब्राहम मैस्लो ने। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का प्रत्यय दिया था बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा। तो ZPD का प्रत्यय दिया गया था हमारा ये वाइगोत्स्की के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया हिप्पोक्रेटस द्वारा, क्रेचमर द्वारा, शेल्डन द्वारा या स्प्रेंजर द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्प्रेंजर के द्वारा। ये समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया स्प्रेंजर के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हों,
व्यावहारिकता का निर्माण करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है हमारा उपरोक्त सही। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है हमारा कि एक अच्छा नागरिक भी बनाना है, एक व्यक्ति का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी है, और व्यावहारिकता का निर्माण करना ये भी है। अगला प्रश्न है, फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया है? गेंद का खेल, आकृतियों का खेल, ब्लॉक का खेल, ये सभी। तो फ्रोबेल ने जो बल दिया है वो दिया है गेंद के खेल पर सबसे ज्यादा बल दिया है। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? जुड ने, राइस एवं कॉर्नमैन ने, कॉलिंस व ड्रेवर ने, विलहेल्म, यह विलहेल्म वुंट ने। तो ये किसने दिया था? प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्ताव ये दिया था विलहेल्म वुंट ने, यानी विलियम वुंट ने। अगला प्रश्न है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्मकेंद्रितता, सजीववाद, यथार्थवाद, वैयक्तिकवाद। तो बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? ये वैयक्तिकवाद के द्वारा जो प्रदर्शित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वह कथन जो वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है विशेष प्रकार में भिन्न, यानी व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, या व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? देखो प्रोजेक्ट की बात आई है तो फ्रोबेल से, जॉन डीवी से, आर्मस्ट्रॉन्ग से, मैकडूगल से। तो प्रोजेक्ट जो दिया था वो दिया था जॉन डीवी ने। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, तो ये देखो ऑप्शन हमारे 1990, 1993, 1998, 2000। तो ये किया गया था 1993 में। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण है संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है, शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है, स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। तो बताइए कौन सा उत्तर इसका सही होगा? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संसाधनों व रुचि विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यह हमारा बाल अंतर्बोध यानी एपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? एपरसेप्शन यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी मरे, बेलक है ना, मुरे है ये, मरे नहीं है, बेलक, रॉबर्ट रोजनबिंग। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या है? ये अंतर्बोध यानी एपरसेप्शन का जो परीक्षण का निर्माण किया था वो किया था हमारे बेलक ने। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसमें क्या होगा? तो शिक्षण की महत्वपूर्ण चुनौती हो रहेगी हमारी कौन सी? तो ये रहेगी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। ये एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना भेदभाव के स्वागत करना, शिक्षण का एक विशेष तरीका और जिसे सभी बालक सीख सकें,
कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो इसमें जो है इस प्रश्न का सही आंसर है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। देखिए समावेशी शिक्षा की हमने एक क्लास पढ़ाई है, उसको देख लेंगे तभी से आंसर हमारा बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, इससे नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो सही नहीं है, देखो सही नहीं यानी निगेटिव कह रहा है, तो ये इसका निगेटिव उत्तर यही होगा, इससे शिक्षकों पर बोझ जाता है। यह कथन हमारा बिल्कुल सही नहीं है मूल्यांकन के लिए। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित या दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तो एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो परिणाम था ये था हमारा, ये राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, जेंडर के अनुसार अधिक समझातीय है, आयु के अनुसार अधिक समझातीय है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो इसके बाद जो कक्षा कक्ष क्या है हमारा, जेंडर के अनुसार अधिक समझातीय है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, शारीरिक दंड, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, जो पुनर्बलन की बात करें, देखो एक पुनर्बलन का देखो सकारात्मक भी होता है, शारीरिक भी होता है, दंड देता है, तो वो नकारात्मक में आ जाएगा। और इसमें से क्या जाएगा हमारा, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। देखो सकारात्मक ये होता है शाबाश वगैरह कह देना, बस बहुत अच्छे कहना, शारीरिक दंड देना ये नकारात्मक में आ जाएगा। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन में यानी नालायक, गधे, बेवकूफ ये शब्द आ जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति वैज्ञानिक रूप से दृष्टिबाधित है, यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसको विजुअल एक्यूटी क्या है? अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/6 से कम है, अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/7 से कम है, अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/30 से कम है, या अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से कम है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से कम है। यह इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? गलाकाट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना, नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना, उसके आकांक्षा स्तर को घटाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना, अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए विद्यार्थियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, आध्यात्मिक। तो देखो अधिगम का क्षेत्र कौन सा नहीं है? देखो
संज्ञानात्मक भी है, क्रियात्मक भी है और भावात्मक भी है। और कौन सा नहीं है, तो ये आध्यात्मिक जो है ये वाला हमारा ये क्षेत्र नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यानी ये जो अधिगम का क्षेत्र नहीं है कौन, आध्यात्मिक। देखिए ये थे हमारे 30 प्रश्न बाल विकास के। अब बात करते हैं हम अगला, देखते हैं अगला क्या है हमारा। देखो अगली आती है हमारी हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा के 30 प्रश्नों के हम कोशिश करेंगे सही करने की। तो चलिए दोस्तों हिंदी भाषा शुरू करते हैं। देखो एक पैरा दिया गया है, इस पैरे को पढ़ेंगे। ये दे रखा निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु केरल से कश्मीर तक, राजस्थान गुजरात से नागालैंड मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से बने वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंककर बजाए जाने वाले, झांझ जैसे झंकार वाले या फिर तार लगी तुम्बी वाले भी कम नहीं। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसे मिजराब से। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत से ही हुई होगी, लेकिन सत्य यह नहीं है। आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक बाहर से भी आए हैं और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी है। वेदों में उल्लिखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। वहीं सुदूर पूर्व इंडोनेशिया में प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। अब देखो ये प्रश्न आ गए हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला सही से हमने पढ़ लिया है। देखो ये हमारा, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं तो वे कहीं और से आए हैं। उनमें से कुछ भारत और कुछ बाहर, वे चीन और इंडोनेशिया के हैं। वे भारत में ही जन्मे हैं। तो ये जो वाद्य यंत्र हैं उनमें से कुछ भारत और कुछ बाहर से आए हुए हैं। यह भी हमने पीछे पढ़ा था। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में विद्यमान है? तबला, झांझ, वीणा, बांसुरी। तो ये जो हमारा इनकी जो संस्कृति में विद्यमान है वो हमारी वीणा आज भी विद्यमान है। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं। प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में प्रयुक्त होते हैं। भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। तो कौन सा कथन असत्य है? तो कथन है हमारा ये वाला, तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। ये बात हमारी कैसी है? गलत है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक हैं। साहित्य ग्रंथ, कलाकार, वाद्य यंत्र, प्राचीन यंत्र। तो कौन सहायक है? हमारे वाद्य यंत्र सहायक हैं। अगला प्रश्न है, ये भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से हैं। सर्वनाम, विशेषण, ये देखो भारतीय शब्द आया है, ये भारतीय शब्द व्याकरण से क्वेश्चन आ गया। देखो सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है। तो भारतीय शब्द क्या हमारा? ये एक विशेषण है कि वो भारतीय है, ये उसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? भारतीय, शीघ्रता, विशाल, प्रचलित। तो देखो उपसर्ग और प्रत्यय कौन कौन से शब्द में? तो प्रचलित में। ठीक है, तो कौन कौन से? देखो प्र तो हो गया हमारा उपसर्ग और इत हो गया इसमें प्रत्यय। तो इसमें जो है दोनों है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है हमारे प्रचलित में।
तो इसका हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में, पुराणों में, सुमेरी संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में। तो वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों का प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। अगला प्रश्न है, जन्म शब्द का समानार्थी है। उत्पत्ति, विद्यमान, उल्लेख, प्रयुक्त। तो देखो जन्म का जो हमारा समानार्थी शब्द होगा ये हमारा उत्पत्ति। उत्पत्ति हुई है, ये जन्म हुआ है, बात एक ही है। अगला प्रश्न है, भूखंड में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो भूखंड यानी कर्ता ने कर्म को करण से, यानी ये क्या है? भूखंड यानी भूमि का एक भाग। तो ये कौन सा हमारा? तत्पुरुष। ठीक है, काकी के। तो इसमें कौन सा जाएगा? हमारा तत्पुरुष समास है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। देखो यह है, बच्चे की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना या होनी चाहिए जुड़ाव, समरूपता, समरसता, अलगाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या होना चाहिए? समरूपता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। अगला प्रश्न है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। लिखना, पढ़ना और सीखना सामान्य रूप से अंत संबंधित हैं। तो इसमें क्या होगा? ये जो है हमारा इसका सही उत्तर है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। यह हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, शिक्षक का रवैया, अभिवृत्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गद्य पद और नाटक हमारी करने के साथ साथ हमारे जीवन के समृद्ध करते हैं। संवेदना को धार प्रदान पहलू को, यानी भाषिक सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक साहित्यिक और भाषिक ज्ञानात्मक और सांस्कृतिक भौतिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा कौन सा? सांस्कृतिक और साहित्यिक। अगला प्रश्न है, कोई भाषा यानी कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 3, सौमित, सभी, एक। तो किसमें लिखी जा सकती है? देखो क्या हो सकता है, ये सभी। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा स्तर पर देखी जाती है और होती है चेतन स्वाभाविक, अचेतन कालबद्ध, अचेतन स्वाभाविक, सचेतन कालबद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है हमारा? ये होती है हमारी, इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सचेतन कालबद्ध। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृष्टि श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों को विविध भाषाओं में पढ़ाया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा?
तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है बच्चों को विविध श्रव्य दृश्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। यह हमारा पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनि को सीखने से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यह हमारा सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। अगला प्रश्न है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। संस्कृति, सौंदर्यबोध, संप्रेषण, कला। तो सोच को निर्मित कौन करती है? हमारी संस्कृति। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो ये क्या कर रही है? ये जो है सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक परीक्षा या व्याकरण की जानकारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा भाषा प्रयोग की क्षमता। अगला प्रश्न है, बच्चे की भाषा समाज के संपर्क, यह बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? देखो भाषा की बात आई है यहाँ पे, ठीक है। भाषा के नाम से आप समझ गए होंगे। देखो ऑप्शन हमारे पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। तो भाषा के अनुसार तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? क्योंकि भाषा विकास का सिद्धांत दिया था हमारे नोम चॉम्स्की ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चॉम्स्की। चॉम्स्की बोलते हैं इनको। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों के स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभवतः किससे ग्रस्त है? डिस्कैलकुलिया से, डिसलेक्सिया से, डिस्माफिया से, डिस्फेजिया से। तो यह हमारा है डिसलेक्सिया से। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिस्कैलकुलिया गणित में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। न अवरोध है कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई है, न व्यवधान कोई, बहुत दूर से हैं दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंबर खुला सिर्फ मेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ रहा जो रोक पाए, न कोई यहाँ मुझे जो टोक पाए, अनजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए हैं। तो प्रश्न दिया है हमारा, देखो कवि को कोई कह रहा है बाधाओं को दूर करना, धरती और आसमान उसके लिए है, लक्ष्य भी बहुत दूर है, अजानी हवा में उड़ो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है हमारा ये, धरती और आसमान उसके लिए हैं। अगला प्रश्न है, कविता में दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, यह वाक्य कौन सा है? धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए हैं, न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा न अवरोध, न बाधा कोई, न बाधा कहीं है। अगला प्रश्न है, कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? दिशाएं, हवा, गगन, दिगंतर। तो कवि को निमंत्रण दे रही हैं दिशाएं। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छांटिए, धरा, पथ, डगर, रहा। तो देखिए
इसमें हम देखो पथ मतलब रास्ता, डगर भी रास्ता, राह भी रास्ता, लेकिन क्या है भिन्न शब्द जो है धरा, धरा होती है हमारी पृथ्वी। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? आकाश, धरती, दिशाएं, हवा। तो कवि का जो विजय गीत गा रहा है वो गा रहा है आकाश। अगला प्रश्न है कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है कोई, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। तो कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है हमारा? यह हमारा सर्वनाम। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 प्रश्न हिंदी के। अपना स्कोर चेक कर लीजिए और आगे देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, उसको सॉल्व करते हैं। अगला है हमारा संस्कृत। चलिए इसको संस्कृत को पढ़ते हैं अभी। ये हमारा प्रश्न आ गया हमारा सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवति? सी प्रत्ययस्य, सी प्रत्ययस्य, सर्वनाम शब्दस्य, सर्व शब्दस्य। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हमारा ये सी प्रत्ययस्य यानी सर्वनाम स्थान संज्ञा। ठीक है, सर्वनाम में के स्थान में संज्ञा है सी प्रत्यय। अगला प्रश्न है घी संज्ञा किन सूत्रेण भवति? यानी घी संज्ञा का कौन सा सूत्र होता है? युस्त्रेस्याख्यो नदी अचोयंती टी पर सन्निकर्षा संहिता शेषो घ्यस्य ही। तो देखो घी संज्ञा का सूत्र बनेगा हमारा ये वाला शेषो घीस्य ही। अगला प्रश्न है एते वर्णास्तुल स्थानीय संति यानी वर्ण स्थालु यानी तालु स्थानीय। देखो कौन से हैं हमारे? ई ऊ रिरी लिरी ए कै है और विसर्ग ई इच यश या रिट रैश। तो देखो यानी वर्ण जो तालु स्थान से बोले जाते रिरी ट्रै रैश। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सॉरी ये नहीं, माफ कीजिएगा, ये सॉरी इच प्रत्यय होता है और यश ये होते हैं हमारे ये वाले तालु स्थान से। अगला प्रश्न है एकोह विसर्जनीय नाम स्थानम किम? यानी ए और विसर्ग का कौन सा विसर्गों का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, ये उगी मात्रा है यहाँ पर, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ, तालु। तो विसर्ग वगैरह जो ए कै वगैरह है और विसर्ग ये बोले जाते हैं हमारे कंठ से। अगला प्रश्न है च वर्ण कुत्र अंतर्भवति? यानी च अनुनासिक, स्पर्श, स्वर्ग यानी स्वर, संघर्ष। तो च है, च वर्ण जो है ये बोला जाता है हमारा स्पर्श है। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन है। अगला है हड़ा का उच्चार स्थान है हड़ा यानी कंठ, तालु, नासिका, मूर्धा। तो हड़ा क्या हमारा? इसका उच्चार स्थान मूर्धा। अगला प्रश्न है संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या होती है 5, 6, 4, 3। तो आयोगवाह वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं। वो कौन कौन से? या, वा, रा, ला, ये होते हैं। अगला प्रश्न है को ध्वनि अघोष महाप्राण, मतलब कौन सी ध्वनि अघोष है और महाप्राण है? घ, छ, ज, द। तो अघोष महाप्राण है इसमें हमारी छ। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सर्वनाम स्थान संज्ञा के कुम सूत्रम अस्ति? यानी सर्वनाम स्थान संज्ञा का कौन सा सूत्र है? सर्वदानी, सर्वमानी, सर्वनाम स्थाने चास संबुद्धौ सुडनपुंसकस्य या स्वादिष्ट वर्ग सर्वनाम स्थाने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा सुडनपुंसकस्य। ये हमारा सर्वनाम स्थान संज्ञा सूत्र है। अगला प्रश्न है एकाल प्रत्यय का संज्ञा नदी, समाहार, एक वर्ण, अप्रक्तम। तो एकाल प्रत्यय में संज्ञा क्या है हमारी? अप्रक्तम। अगला प्रश्न है न बेती उपधा, विभाषा,
निष्ठा, संहिता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा विभाषा। अगला प्रश्न है संयोग संज्ञा सूत्रम अस्ति, यानी संयोग संज्ञा का सूत्र है अनाचि च संयोगे गुरु, हलोअंतरा संयोग, अचोअंती टी। तो संयोग संज्ञा का सूत्र होता है हमारा हलो अनंतरा संयोग। अगला प्रश्न है हमारा सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? 20, 21, 22, 24। तो सुप प्रत्याहार में प्रत्यय होते हैं हमारे 21। अगला प्रश्न है तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? तिंग प्रत्याहार देखो वही हमारा माहेश्वर सूत्र से बनता है हमारा तिंग प्रत्याहार। तो इसमें होते हैं हमारे देखो कितने 18 हैं, 19 हैं, 20 हैं, 21 हैं। तो इसमें होते हैं हमारे 18। तिंग प्रत्याहार में 18 प्रत्यय होते हैं। अगला है हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? देखो हल में देखो ये जो हमारा हल प्रत्याहार है, हल में आ जाते हैं टोटल के टोटल व्यंजन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? हमारे व्यंजन आ जाते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं हमारे 33। ये इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? देखो हल प्रत्याहार में वर्ण की बात करी है तो वर्ण या व्यंजन बात एक ही है। तो कितने वर्ण होते हैं? 33 होते हैं। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि है मैं, तै, ल, ए। तो देखो बोलकर देख लेंगे तो ए हमारा कहां से आ रहा है? हमारा कंठ से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अधोलिखितेषु वृद्धि संज्ञक नस्ति, यानी वृद्धि संज्ञक नहीं है। आ, ओ, औ, ए। तो वृद्धि संज्ञक क्या नहीं है हमारा? ये हमारा ओ यानी औ जो हमारा वृद्धि संज्ञक नहीं है। अगला प्रश्न है प तथा फ को कहा जाता है? प तथा फ जीवा मूल्य, उपदमानीय, यम वर्ण। तो प तथा व को कहा जाता है हमारा उपदमानीय। अगला प्रश्न है अधोलिखित में कौन वर्ण झस प्रत्याहार में आता है? झस, झावा या खफ, छटत, चटतव, कपेय, ससर, हल, इस तरह से आते हैं। तो झस प्रत्याहार में आता है। देखो झस प्रत्याहार बनाना आपको आता ही है। तो इसमें कौन सा वर्ण आता है? तो ये आता हमारा ये ध। अगला प्रश्न है लिरी वर्ण का उच्चारण स्थान है लिरी, कंठ, दांत, तालु, मूर्धा। तो लिरी देखो बोलकर देखेंगे तो कहां से बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है हमारे दांतों से। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो 3, 4, 5, 7। तो अनुनासिक वर्ण जो है हमारे कितने हैं? ये अनुनासिक वर्ण होते हैं हमारे 5। अगला प्रश्न है यदि उपसर्ग क्रिया में युक्त हो तो उसे कहते हैं संज्ञा, परिभाषा, गति, अधिकार। तो उस चीज को क्या कहेंगे? अगर हमारा उपसर्ग क्रिया में प्रयुक्त हो तो ये कहलाएगा हमारा गति। अगला है संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ होता है। तो हल का अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा हमारे व्यंजन आते हैं हल प्रत्याहार में। अगला है पाणिनि ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी? नालंदा, तक्षशिला, ओदंतपुरी, वल्लवी। तो पाणिनि ने जो शिक्षा ग्रहण करी थी वो तक्षशिला से करी थी। और तक्षशिला कहाँ पर था? हमारे कश्मीर में। अगला प्रश्न है उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद हैं 1, 2, 5, 3। तो उच्चारण के अनुसार स्वर होते हैं हमारे 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है उपसर्ग धातु के साथ कहां आता है? पहले, पीछे, नहीं लग सकता, आगे पीछे दोनों तरफ लगता है। देखो उपसर्ग कहां लगते हैं? उपसर्ग लगते हैं हमारे पहले और प्रत्यय लगते हैं बाद में। अगला प्रश्न है
छोटी से छोटी व्यक्ति ध्वनि को कहते हैं? वर्ण, पद, शब्द, वाक्य। तो छोटी से छोटी ध्वनि कहलाती है हमारी वर्ण। अगला प्रश्न है, उपसर्ग क्या है? अव्यय, अव्यय, शब्द, प्रत्यय, कृदंत। तो उपसर्ग जो होते हैं अव्यय, अव्यय मतलब न व्यय, और उपसर्ग का कभी भी मतलब खंड नहीं किया जा सकता, ये क्या कहलाते हैं? हमारे अव्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, ख कौन सी ध्वनि है? ख, ख मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य, कंठ्य। तो ख, ख बोल कर देखेंगे तो ये कहां से आ रही है आवाज? हमारी कंठ से आ रही है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाणिनि के अनुसार ब्रह्म बाह्य प्रयत्नों की संख्या है? ब्रह्म बाह्य प्रयत्नों की संख्या 2, 5, 11, 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है हमारी? यह 11। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुल स्वर हैं 5, 10, 13, 33। तो कुल स्वर कितने हैं हमारे? 13 स्वर होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे संस्कृत के 30 प्रश्न। इसके बाद देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है हमारा, उसके प्रश्न सोल्व करेंगे। देखिए इसके बाद आता है हमारा पर्यावरण अध्ययन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन। मैंने पहले ही अपने थंबनेल में लिख दिया कि केवल 4 विषयों के साथ और सीधा यूपी टेट पास। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन। चलते हैं स्पीड के साथ। रेड डाटा बुक में यानी रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। तो रेड डाटा बुक में कौन कौन सम्मिलित होते हैं हमारे? देखो ये भी है, होते हैं हमारे सुभेद जीव भी होते हैं, विलुप्त हो रहे जीव भी, आपत्तिग्रस्त जीव, और कहने का मतलब ये सभी। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा प्रदूषण। अत्यधिक चारण, चारण मतलब चराई जो होती है जानवरों द्वारा, मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। तो ज्यादा अगर जानवर घास चल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? मृदा अपरदन होना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है? इनमें से कोई नहीं। तो जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला। तो ये हमारा सौर ऊर्जा कभी भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। तो सबसे नीचे की परत कहलाती है हमारी क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? SO2 तथा NO2, CO तथा CO2, CO तथा N2, धूल तथा O3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है SO2 तथा NO2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण। प्रश्न दोबारा देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहली और दूसरी कक्षा, छठी से 8वीं कक्षा, तीसरी से 5वीं कक्षा, 9वीं और 10वीं कक्षा। तो इसको स्थान दिया गया है तीसरी से 5वीं कक्षा तक पर्यावरण अध्ययन को। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तरी पूर्वी पहाड़, पश्चिमी घाट पर नीलगिरी, हिमालय, उत्तरी घाट। तो कहां पर घटनाएं होती रहती हैं? पश्चिमी घाट व नीलगिरी में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हल्दी पाउडर यानी मेटालिक येलो, फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कंटूर कृषि यानी भूमि अपर्दन। तो इसका सही उत्तर कौन सा हमारा? ये सुमेलित नहीं है, कंटूर कृषि भूमि अपर्दन। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी एग्जाम लगभग यूपी टेट के एग्जामों में आने वाला सबसे खतरनाक प्रश्न। तो 22 मार्च को, 5 जून को, 22 अप्रैल को, 15 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हमारा
5 जून को। सबसे अच्छा प्रश्न हर बार आता है। अगला प्रश्न है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी। तो ये कौन है हमारे, यानी ह्यूमस निर्माण, ह्यूमस का निर्माण करते हैं हमारे अपघटक। अगला प्रश्न है, डीडीटी है खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, एंटीबायोटिक। तो हमारा क्या है ये, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक यानी डीडीटी। अगला प्रश्न है, सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है 573 कैलोरी, 28 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 746 किलो कैलोरी। तो सजीवों में ऑक्सीजन की यानी ऑक्सीश्वसन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है 28 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, बाढ़ से समोद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि कोशिक यानी पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है और पौधों की कोशिका रस सांद्र हो जाते हैं, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधों से बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा मूल में श्वसन क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, हंगुल के लिए। तो ये प्रसिद्ध हमारा एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है क्लोरीन के, आयोडीन के, ब्रोमीन के, लोहे के। तो ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं आयोडीन के। अगला प्रश्न है, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, मेघालय का। तो ये कहाँ का है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है मोनाल। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डेसिबल, डॉप्सन इकाई, पास्कल, वेबर। तो ओजोन परत की मोटाई मापते हैं हम डॉप्सन इकाई में। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है ऋणात्मक, संज्ञानात्मक, धनात्मक, ये सभी। तो ये कैसी परिकल्पना है, एक धनात्मक परिकल्पना है। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकरण करते हैं, उनमें जड़ें होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है? 60, 71, 77, 80। तो पृथ्वी की सतह पर 71% भाग जो हमारा जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण या चरगाहों का विकास। तो इसमें क्या है हमारा, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? देखो जनक है एक सुंदरलाल बहुगुणा भी हैं हमारे, ठीक है, ये तो गौरा देवी भी हैं और क्या हमारे सुंदरलाल बहुगुणा भी। तो कौन सा गांव पड़ता है इनका, देखो ऑप्शन हमारे रेणी गांव, मानमती, हाट गांव, त्रिपाक। तो ये कहाँ के थे, ये थे हमारे रेणी गांव, ये पड़ता हमारा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ, टोमोग्राफ। तो ये करता है सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, पॉलीग्राफ झूठ बोलने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C तक स्तर बनाएं जिससे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C स्तर का अर्थ है शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल, अधिक प्रदूषित जल। तो इसका अर्थ होता है हमारा औसत दर्जे का प्रदूषित जल। अगला प्रश्न है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
अपने पर्यावरण की स्वच्छता क्या हमारा एक भावनात्मक क्षेत्र का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, जल संग्रहण के संबंध में वहां की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राजस्थान खादिन सही है, बिहार आहार सही है, कर्नाटक कांदी ये गलत है, तमिलनाडु एरिस ये सही है। तो ये कर्नाटक वाला जो ये वाला ऑप्शन जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ हरित गृह के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, किस हरित गृह की बात कर रहे हैं, या कौन सी ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मैथेन, ओजोन। तो ये मैथेन गैस के लिए उत्तरदायी है घरेलू मवेशी। अगला प्रश्न है, स्मॉग यानी धुंध बनता है, यानी वो कोहरा जो होता है धुएं तथा कोहरे से, स्मॉग जो होता है कोहरा तथा NO2 से और बाष्पन के संघनन से, धुएं तथा CO2 से। तो ये किससे बनता है हमारा स्मॉग जो बनता है, यानी खुद कोहरा जो बनता है ये बनता है हमारा धुएं तथा CO2 से। अगला प्रश्न है, निम्न में रबी की फसलें हैं, धान चना, मक्का धान, गेहूं चना, चना गेहूं, यानी गेहूं मक्का चना गेहूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा चना गेहूं। ये कैसी हैं हमारी रबी की फसलें हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 विषय के प्रैक्टिस सेट। अपना स्कोर चेक कीजिए कि आज आपने यूपी टेट पास कर लिया है कि नहीं किया है, और जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपके कितने नंबर हुए हैं टोटल मिलाकर। तो फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद।